रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी दोस्त, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है भाई, ये प्रिंसिपल एक्सिस, उसके पैरेलल एक लाइट रे आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो कहाँ से पास होगी, दैट विल पास फ्रॉम द फोकस, और वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। नॉर्मल कौन है कि जो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था दैट वाज m, और c से मैं उसको मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो दैट इज नॉर्मल ऑन द स्फेरिकल सरफेस। एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया ये वाला, ठीक है। चलिए अब अपने को कैलकुलेट करना है जरा, हम निकालना चाह रहे हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ में रिलेशन, ठीक है ना, इनमें रिलेशन निकालना चाह रहे हैं। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या चीज़ है, दैट इज CP, और फोकल लेंथ क्या चीज़ है, FP। सही लिख रहा हूँ क्या, ये फोकल लेंथ है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, चलेगा भाई। अगर मैं यहाँ से सॉरी ये वाला एंगल देखना चाहूँ कि ये वाला एंगल कितना है, तो क्या बताओगे सर आई आई हो गया वाला एंगल। मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ ऐसे, सपोज N, ठीक है, यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया N, तो क्या CN और MN इक्वल होंगे क्या, यस सर ठीक है। N is foot of perpendicular from focus F, F से foot of perpendicular है, तो CN is equal to MN के बराबर होगा, ऐसा कैसे कह रहे हैं हम, कैसे कह रहे हैं भाई लोग ऐसा, सर कॉन्ग्रुएंसी से देख लेंगे AS से। कॉन्ग्रुएंट है, ठीक बात है। दो एंगल इक्वल है, ये वाला एंगल इक्वल है, एक साइड कॉमन है तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो सारे जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, तो CN इज इक्वल टू MN। लेकिन पूरा का पूरा जो CM था वो क्या था, क्या वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर था, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या ये R/2 हो गया, यस सर ठीक, सही कर रहा हूँ क्या, यस सर ओके। चलिए अब जो फोकल लेंथ है F, फोकल लेंथ यानी कि ये, अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ फोकल लेंथ, बताओ कितनी लिखूंगा, फोकल लेंथ F एंड दैट इज इक्वल टू FP, क्या मैं उसको CP माइनस CF लिख सकता हूँ क्या, यस सर, CP माइनस CF ऐसा लिख दिया सपोज मैंने, तो जो फोकल लेंथ है दैट इज CP कितना है भाई, CP R है क्या, यस सर आ रहे हैं। माइनस इस वाले ट्राइंगल में CF कितना है, ट्राइंगल CNF में CF अपॉन CN इज इक्वल टू क्या सेक आई होगा, बोलो भाई, यस यस सर, सर तो CF इज इक्वल टू CN कितना है R/2 और सेक आई, ऐसा हो जाएगा, तो क्या यहाँ पे मैं लिख दूँ R/2 सेक आई, तो ठीक है क्या, यस सर ठीक है। so this is the formula by which the focal length and radius of curvature are related to each other, F is equal to R minus R/2 sec I। अब इसमें कुछ conditions डालते हैं कि if I is very small, I is very small, तो बताओ sec I किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा। अगर I वेरी स्मॉल है यानी कि I टेंडिंग टू 0, तो sec I किसको टेंड करेगा, 1 को टेंड करेगा, तब रिलेशन क्या हो जाएगा, माइनस R/2, तो F इज इक्वल टू R/2, ठीक है क्या दीक्षा जैन, यस सर, ये वाली कौन सी रेज होंगी, देखो जैसे जैसे यहाँ पे आता जाऊंगा आई, और नीचे आता जाऊंगा ऐसे, और नीचे आता जाऊंगा यहाँ पे, तो आई चेक करते हैं कि कैसा है। सपोज मैं बिल्कुल जो पास में एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है पोल के, उस पे चेक करता हूँ ऐसा। अब इस पे जो तुम ड्रॉ करोगे नॉर्मल, इस वाले पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो वो नॉर्मल ये होगा क्या, यस। आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कहाँ से जाएगी, ऐसे जाएगी, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होने चाहिए, ऐसा। तो आई स्मॉल होने का क्या मतलब है कि लाइट रे इज इंसिडेंट वेरी क्लोज टू द पोल,
ठीक है ना भाई, ये वाली चीज जो हमने लिखी है इसी चीज को मैं लिख सकता हूँ कि इंसिडेंट लाइट रे इज वेरी क्लोज टू पोल। ठीक है, ऐसी जो रेज होती हैं जो पोल के बहुत पास होती हैं उनको कहते हैं पैरेक्सियल रेज। तो एक जो रेज होती हैं वो पोल के बिल्कुल पास होती हैं उन्हें कहते हैं पैरेक्सियल रेज, एंड फार फ्रॉम पोल जो रेज होती हैं, पोल से जो बहुत दूर होती हैं उनको कहते हैं मार्जिनल रेज। तो बताइए ये वाला फॉर्मूला कौन सी रेज के लिए वैलिड है? पैराक्सियल। पैराक्सियल। ठीक है, जैसे जैसे आप दूर रहोगे, मार्जिन पे रहोगे इधर, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है क्या वो काफ़ी बड़ा होगा? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस काफ़ी बड़ा होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बड़ा होगा, आई बड़ा होगा, आई बड़ा होगा तो सेक आई 1 को टेंड नहीं कर रहा होगा, कहीं और होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है। सो मार्जिनल रेज के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। तो अगर कहीं पे मार्जिनल रेज आ जाती हैं तो फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा? r माइनस आर बाई टू सेक आई, ये वाला लगाऊंगा। लेकिन अगर कहीं पे पैरेक्सियल रेज हैं तो वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? f इज इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, क्वेश्चन में जब तक कहा ना जाए कि मार्जिनल रेज हैं या पोल से बहुत दूर हैं या फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा है, तब तक ये वाली चीज़ को कंसिडर नहीं करना है। बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा रेज को पैरेक्सियल ही कंसिडर करेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है कि कौन सी रेज हैं तो वी विल ऑलवेज कंसिडर दैम पैरेक्सियल रेज वेरी क्लोज टू द पोल। ठीक है, अगर बोला है कि मार्जिनल है तो मार्जिनल कंसिडर करूंगा, अदरवाइज नेवर। ठीक है दोस्तों, तीन तरीके से बोली जा सकती है यही बात, जस्ट मोमेंट, तीन तरीके से कही जा सकती है यही वाली बात। या तो आई को वेरी स्मॉल कहा जाए, या फिर इंसिडेंट रेज क्लोज टू द पोल कहा जाए, या फिर उसको पैरेक्सियल रेज कहा जाए। तीनों का एक ही मतलब है कि आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन गड़बड़ है, आई स्मॉल नहीं है या लाइट रे वेरी क्लोज टू द पोल नहीं है या फिर मार्जिनल कह रखा है, तो भाई फिर ये वाला फॉर्मूला चुपचाप लगा देना। लेकिन अगर कहा हो तो बाय डिफ़ॉल्ट जो यूज़ करूँगा वो यही यूज़ करूँगा, जब कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन में तो यही यूज़ करूँगा। ठीक है दोस्तों, बोलो भाई। सर, हाँ जी, जो हमारा फोकल लेंथ है वो इंसिडेंट रे के एंगल पे डिपेंड कर रही है। यस। सर ऐसा क्यों? फोकल लेंथ तो मिरर के लिए फिक्स होगी ना। हाँ, फोकल लेंथ मिरर के लिए फिक्स होती थी, ऐसा हम सोचते थे अभी तक, पर ऐसा है नहीं। ठीक है, ट्राई करके देखते हैं भाई, चलिए। प्रिंसिपल एक्सिस और रेज बना देता हूँ सपोज ब्लू कलर से, और ये वाली एक रे है जिसे कहूँगा मार्जिनल रे है, और एक रे बिल्कुल पास बना देता हूँ, दैट इज पैरेक्सियल रे है ये वाली। ठीक है जी, अब फॉर्मूला लिख लेता हूँ। जो फॉर्मूला है वो कहता है r बाई टू सेक आई। सपोज ये वाला एंगल है 60 डिग्री था जिस पे इंसिडेंट हुई है, फॉर एन एग्जांपल मान रहा हूँ बस ऐसे ही कि ये वाला जो एंगल था वो 60 डिग्री था। तो जो पैरेक्सियल रेज है, पैरेक्सियल के लिए तो एंगल कितना लोगे? एफ इज इक्वल टू आर बाई टू लोगे ना। यस सर। ठीक है, और मार्जिनल रेज के लिए क्या करोगे अभी? एफ इज इक्वल टू आर माइनस आर बाई टू सेक आई। सेक आई। देखना भाई कितना हो गया ये, फोकल लेंथ कितनी हो गई भाई? जीरो। जीरो। ठीक है ना, इसका Zero. मतलब फोकस कहाँ पहुंच गया? पोल पर। पोल पर पहुंच गया सर। ठीक है ना, कोइंसाइडिंग विद पोल। ठीक है, तो अगर 60 डिग्री के एंगल पे रे इंसिडेंट होगी तो फोकस पहुंच जाएगा पोल के ऊपर। तो जो मार्जिनल रेज हैं उनके लिए फोकस इधर की तरफ मूव कर रहा है, पैरेक्सियल का फोकस कहाँ है? ठीक बीच में। ये कितनी है? आर, तो फोकल लेंथ कितनी है? आर बाई टू पे है। ठीक है ना, ये हो गए। लेकिन जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ये रे ऊपर की तरफ मूव करेगी, वैसे वैसे जो फोकस है वो आगे की तरफ मूव करता रहेगा। तो देखो यहाँ से लेके आर बाई टू से लेकर के और यहाँ तक खूब सारे फोकस बनेंगे। तो एक पर्टिकुलर फोकस नहीं है, देर आर नंबर ऑफ फोकसेस डिपेंडिंग अपॉन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जो रे जिस एंगल पे इंसिडेंस होती है उसके लिए अलग फोकस क्रिएट हो जाएगा। लेकिन
इससे तो दिक्कत हो जाएगी अपने को। इमेज कहाँ बनेगी, क्या कहते हो भाई? अगर दूर में सर कोई ऑब्जेक्ट है, वहां से लाइट रेज आ रही थी, उसकी इमेज बनानी थी तुम्हें, तो इमेज तो बहुत सारी बनेगी। एक यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, यहाँ यहाँ यहाँ, बहुत सारी नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। तो जो इमेज होगी, इमेज विल बी ब्लर्ड। एक इमेज थोड़ी बन रही है। तो लाइट रे अलग अलग जगह पे फोकस कर रही हैं और अलग अलग टाइप की इमेजेस बन रही हैं, तो इमेज विल बी ब्लर्ड बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ फोकस। बहुत सारे फोकस हैं, क्योंकि हर रेज के लिए अलग अलग फोकस है। दैट्स वाई ये वाली चीज जो है, दिस विल क्रिएट ए काइंड ऑफ डिफेक्ट इनटू द मिरर। तो ये डिफेक्ट को अपने को दूर करना है। क्या करें? इस डिफेक्ट को दूर करना चाहते हैं हम, क्या करें? सर हाँ जी। सर बीच में से मिरर को ढक दो, ऊपर से ही रे टक रहा है बस। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। मिरर को ही काट देता हूँ, इतना रख लेता हूँ ना मिरर, इतना रख लूँ मिरर बस। कर्वेचर छोटा। यस अपर्चर, सर। अपर्चर इतना हाँ रख लूँ, अपर्चर। ठीक है ना? यस या सर। फिर ऐसा करूँ कि बाहर बाहर का ही रख लूँ। फाइन। यस सर। तो बाहर का रखना तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी कि इतना बड़ा मिरर था, तुमने उसमें से बीच में एक होल काट दिया और यहाँ यहाँ मिरर बचा हुआ है, तो ये तो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा हो जाएगा इसके साथ काम करना। हाँ ये ठीक है कि हाँ बीच बीच का काट के ये वाला रखा जा सकता है कि इसको मैं एज ए मिरर मान लूंगा। तो हमें ये वाले डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए भाई हमें? अपर्चर शुड बी वेरी स्मॉल। अपर्चर छोटा कर देंगे सर। ठीक है ना? अपर्चर शुड बी स्मॉल। लेकिन अपर्चर स्मॉल होने से ये जो डिफेक्ट हो रहा था, जो इमेज ब्लर हो रही थी बहुत सारी इमेज बन जाने की वजह से, वो तो दूर हो गया। लेकिन अपर्चर छोटा होने से एक नुकसान भी होगा। इसका ड्रॉबैक क्या है? क्या आज जो नंबर ऑफ लाइट रेज आ रही है वो कम हो गई है? यस सर। अगर नंबर ऑफ लाइट रेज कम हो गई हैं तो जो इमेज बनेगी, क्या उसकी शार्पनेस अब कम हो जाएगी? यस सर। ठीक है ना? तो इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगी, दैट इज ओके, लेकिन शार्पनेस उसकी कम हो जाएगी। तो इमेज की शार्पनेस कम हो जाएगी, इमेज एक ही पॉइंट पे बनेगी। तो ये जो डिफेक्ट हो रहा था ये दूर हो गया। ठीक है ना? लेकिन चलिए ठीक है, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा ही। इट्स ओके। सर ये अपर्चर वही तो होता है जो एक कैमरास में कैमरा वगैरह में लिखा आता है 2.0 2.8 यस 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 ये यस, सब। वही वही वही। मतलब उसका जो लेंस है वो कितना डायमीटर है, उसका कितना खुल रहा है, वो जितना वो लेंस खुलेगा उतनी उसमें से लाइट रेज अंदर जाएंगी। तो सर ये बड़ा अच्छा होता है छोटा अच्छा होता है? भाई अब तुम यहाँ से देख लो, बड़ा अच्छा होता है छोटा अच्छा होता है। ओके। जितना बड़ा होगा ज़्यादा नंबर ऑफ रेज आएंगे, तो इमेज की शार्पनेस बढ़ेगी ज़्यादा उतनी। ठीक है? तो बड़ा अच्छा होना चाहिए, लेकिन बड़ा बनाओगे तो तुम्हारा मोबाइल का साइज भी तो बड़ा हो जाएगा। सर डीएसएलआर का फिर बड़ा होगा? हाँ तो उसमें तो आगे और लगाते हैं ना बहुत सारे। ये सर लेंस लगाए थे तो उसमें। लेंस ही लेंस लगाए जाते हैं उसमें। तो आजकल तो मोबाइल पे भी आ रहे हैं एक्स्ट्रा लेंस लगाने वाले, वो यस सर। एक्स्ट्रा मोबाइल के भी तो एक्स्ट्रा मिलते हैं। चले, तो हाँ सर। ये वाला भी जो डिफेक्ट है इसको भी अगर दूर करना हो तो क्या करते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल, उसी को रिप्लेस कर दो पैराबोलिक से। पैराबोलिक में ये जो दिक्कत होती है कि मार्जिनल रे कहीं और फोकस हो रही हैं और पैराक्सियल कहीं और फोकस हो रही हैं, ये वाली प्रॉब्लम नहीं होती। पैराबोला की तो डेफिनेशन यही है कि उसकी एक पॉइंट उससे डिस्टेंस जो है कांस्टेंट होनी चाहिए। तो जहाँ पे चाहे मार्जिनल आए चाहे यहाँ पे पैरेक्सियल आए, वो सब की सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोकस होंगी। ठीक है? तो पैराबोलिक मिरर अगर ले लेता हूँ शेप तो बच जाऊंगा। तो कमर्शियली अगर कुछ यूज़ करना हो तो फिर तो पैराबोलिक टाइप मिरर में यूज़ किया जाता है, और अगर आप लैब में अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हो तो वहाँ पे स्फेरिकल मिरर ही दिया जाता है, क्योंकि पैराबोलिक बनाने में डेफिनेटली खर्चा तो ज़्यादा आएगा ही ना भाई। आपके घर की छत पे जो DTH वाला एंटीना लगा होता है, ठीक है क्या,
उसका जो शेप है Yes, हाँ जी sir. सर। ये वाला, सर दैट्स व्हाई दिस इज पैराबोलिक। वहां से सैटेलाइट से नंबर ऑफ रेज आ रही थी, अब उसको थोड़ी पता कौन सी मार्जिनल है कौन सी पैरेक्सियल है। वो उसने क्या किया, अगर तुमने स्फेरिकल ले लिया मिरर, तो जो दूर आ रही थी उन्हें तो यहाँ कर दिया, और जो पास में आई थी पैरेक्सियल उनको यहाँ फोकस कर दिया। अब जो तुम्हारे एंटीना के सामने वो डिवाइस लगी हुई है रिसेप्शन के लिए, अब वो कंफ्यूज है कि भाई यहाँ लगाऊं उसको कि यहाँ लगाऊं उसको। फाइन, तो पावर तो कम हो जाएगी अगर इस तरह काम करूंगा तो। सो अच्छा ऑप्शन क्या है कि पैराबोलिक लगाओ। अगर पैराबोलिक लगाओगे तो ये सबके सब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही फोकस करेंगी, और अपनी जो रिसेप्टिंग डिवाइस है मुझे, वो जो रिसेप्टिंग डिवाइस है वो मुझे यहाँ लगानी पड़ेगी, यहाँ से सिग्नल इकट्ठा करके फिर वायर के थ्रू मैं अपने टीवी के सेट टॉप बॉक्स पे लेके जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, यस सर। चलिए। सर साउंड का भी तो ऐसे ही कुछ होता है ना, ऐसा कुछ कि होता एक है। पॉइंट पे लगा दो और वो फिर पूरे उसमें इक्वल जाती है। हाँ हाँ हाँ, वो भी हैं चीज़ें, ठीक है, वो तो स्प्रेड करने वाली टाइप की चीज़ें होंगी, ऑडिटोरियम में कहीं पे लगाई जाती हैं। यस सर। चलिए नेक्स्ट आते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई? मिरर ले लो पहले तो एक, ऐसा हो गया मिरर। अब अपनी बात सेट हो चुकी है कि भाई अपन पैराक्सियल रेस पे काम करेंगे और मार्जिनल पे काम नहीं करेंगे। तो जब तक कहा ना जाए कि मार्जिनल है तब तक मार्जिनल नहीं काउंट करना है। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक हो गया कॉनकेव मिरर, ये हो गया इसका पोल, एक हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक हो गया इसका फोकस। और क्या फोकस R/2 पे होगा, यस सर। ठीक है। तो यस सर। रे भले ही मैं थोड़ी दूर दिखा रहा हूँ जिससे कि मुझे काम करने में आसानी रहे, क्योंकि अगर मैंने इसे यहीं चिपका दिया बिल्कुल तो वह मैं काम करना मुझे मुश्किल हो जाएगा। बट हाँ, दूर भले ही दिखा रहा हूँ लेकिन पैरेक्सियल ही कंसिडर करेंगे इसको। ठीक है मित्रों, एक नॉर्मल डालते हैं भाई, ये रहा नॉर्मल, ऐसा हो गया। और ये आके फोकस हो जाएगी इस पे, ठीक है। या चलिए इससे ज़्यादा बेहतर है कि एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो हमने ले लिया एक ऑब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की जो पोल से डिस्टेंस होती है उसको क्या कहते हैं? यू। U। ये जो है फोकल लेंथ, ये क्या हो गई? F। और ये हो गया R, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब इसकी इमेज कहीं पे तो बनेगी भाई, कैसे बनाऊं इसकी इमेज? एक लाइट रे इससे चलते हुए जाएगी, ऐसे जाएगी एक लाइट रे से चलते हुए, और रिफ्लेक्ट होगी। कहाँ से रिफ्लेक्ट होगी? एक तो ये ड्रॉ करूंगा, दैट इज नॉर्मल, और नॉर्मल से उतने ही एंगल पे, जितना एंगल पे इंसिडेंस हुई थी उतने एंगल पे रिफ्लेक्शन करा दूं। ये हो गया भाई। हाँ बोलो। एक लाइट रे जो इधर जाएगी सीधी पोल की तरफ, वो पोल से वापस रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी कि इधर की तरफ? ये बन गए भाई इमेज। तो एक लाइट रे O से चली सीधे, रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ पे आई, और एक लाइट रे सीधी पोल पे जो जाएगी वो पोल के रास्ते वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं ना पहले भी, कि जो लाइट रे C से पास होती है वो वापस 180 डिग्री के डिविएशन के साथ वापस अपने पाथ को रिट्रेस करती है। ये हो गया I फॉर इमेज। और जो इमेज की डिस्टेंस होती है पोल से उसको कहते हैं V। बताइए भाई, यहाँ तक ठीक है सब कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। चले काम शुरू। Yes, ये sir. वाला एंगल है सपोज अल्फा। कोई कुछ कह रहा है तो मुझे बता दो भाई, किसी की आवाज आ रही थी कुछ मुझे? चलेगा भाई, ये कुछ एंगल मैंने ऐसे कंसिडर कर लिए। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मैंने ऐसे, ये वाला पॉइंट था सपोज M, और जो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया हुआ है N सपोज। अगर मैं तुमको बोलूँ कि मुझे जरा बता दो, ये वाला एंगल है सपोज I, तो ये वाला एंगल भी I होगा क्या? यस सर, आई होगा। अब बताओ अल्फा प्लस I क्या होगा? बीटा होगा क्या, एक्सटीरियर एंगल? यस सर। एंड बीटा प्लस I क्या होगा? गामा होगा क्या? यस सर। बीटा की वैल्यू जरा इसमें चिपकाओ, अल्फा प्लस आई, नहीं इसकी क्यों चिपकाऊं मैं, आई की वैल्यू रख देता हूँ जिससे कि मैं आई से फ्री कर सकूं अपने पूरे एक्सप्रेशन को। तो आई की वैल्यू रख देता हूँ इसमें, कितना हो जाएगा भाई? बीटा प्लस बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो क्या हो गया, 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा हो गया क्या?
ठीक है, एक कंडीशन लिख रहा हूँ अभी यहाँ पे, इफ रेज आर पैरेक्सियल, तो क्या अल्फा बीटा गामा विल बी वेरी स्मॉल। यस सर। अगर रेज पैरेक्सियल हैं तो अल्फा बीटा गामा बहुत स्मॉल होंगे, तो अल्फा को tan अल्फा से, बीटा को tan बीटा से और गामा को tan गामा से रिप्लेस कर देता हूँ। वही जो उल्टा था कि भाई tan थीटा अगर बहुत छोटा है, थीटा बहुत छोटा है, तो tan थीटा को थीटा लिख देता हूँ, वही रिवर्ट में किया है बस इस बार। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा एंगल अगर बहुत छोटे थे तो हमने उसको उनके टेंजेंट से रिप्लेस कर लिया। अब बताओ tan अल्फा कितना होगा। tan अल्फा ये वाले ट्रायंगल में इसकी हाइट mn कुछ अगर मैं upon h mn मान लेता हूँ, अपॉन u सपोज माइनस f बाई 2। h अपॉन u माइनस f बाई 2। yes sir अच्छा, नहीं, एक सेकेंड मैं ऐसे लिख लेता हूँ, mn अपॉन on 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 ऐसा लिख लूँ, फिर tan बीटा इज इक्वल टू mn अपॉन cn और tan गामा इज इक्वल टू mn अपॉन आई एन। ऐसा हो जाएगा क्या? ठीक है, और एक्सक्यूज yes मी sir सर, हाँ जी, सर tan बीटा सी एम अपॉन सी एन होना चाहिए ना? tan बीटा शुड बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस mn अपॉन अच्छा, cn। हाँ ठीक है, सॉरी सर। चलिए, इफ रेज आर पैरेक्सियल, अगर रेज पैरेक्सियल हैं तो क्या जो अपर्चर है वो बहुत छोटा रहा होगा। यस सर। अपर्चर इज वेरी स्मॉल। मैंने भले इतना बड़ा दिखा रखा हो, लेकिन एक्चुअली कितना होगा, बिल्कुल इतना होगा, छोटा सा। सही कह रहा हूँ क्या? yes इतना sir, छोटा होगा। यस सर। yes sir ये होगी प्रिंसिपल yes sir एक्सिस, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ पे कहीं होगा ऑब्जेक्ट, उससे लाइट रेज आ रही होंगी ऐसे, और वो कहीं पे ऐसे करके मिल रहा होगा कि ये आई बना, ये ओ था। अब बताना जरा, इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा यहाँ पे, तो क्या ये पी पॉइंट और एन पॉइंट बिल्कुल पास पास नहीं होंगे? yes sir यस सर। ठीक है, तो अपर्चर जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही एन पी जो है वो टेंडिंग टू जीरो होगा। बताइए, ये बात क्लियर है क्या? अपर्चर yes जितना sir छोटा होगा, एम पी सॉरी एन पी जो है वो उतना ही छोटा होगा, टेंडिंग टू जीरो होगा। तो क्या मैं एन को अप्रोक्सीमेटली पी ही मान सकता हूँ, क्योंकि मैंने तो पहले ही पैरेक्सियल रेज लिए ना। yes sir ठीक है जी, चलिए, तो मैं tan अल्फा को क्या लिख दूं एक्चुअली? tan अल्फा को मैं लिख दूं h अपॉन, बताओ क्या लिखूंगा? यहाँ से यहाँ तक की लूंगा ना पूरी डिस्टेंस, sir MP upon OP, u लिख दूं, yes sir, yes tan बीटा h अपॉन v r। नहीं r r आर r सर। sorry ठीक है, r r और tan गामा h अपॉन V, v, ऐसा लिख दूं भाई। अब जरा ये वाला रिलेशन उठा लेते हैं, 2 tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा। वैल्यू डालो, 2h अपॉन आर इज इक्वल टू h अपॉन यू प्लस h अपॉन v। ऐसा हो गया क्या? yes sir h कट गया चलिए, h तो साफ हो गया, और 2 अपॉन आर, 2 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v, और r बाई 2 क्या होता है? एफ। focal length 1 लो भाई, ये हो गया मिरर फॉर्मूला। ठीक है, सो मिरर फॉर्मूला इज ऑल्सो वैलिड फॉर पैरेक्सियल रेज, या फिर जिसका अपर्चर छोटा हो, या फिर जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कम हो आई। तो आई का तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि आई का तो मैं पहले ही साफ कर चुका हूँ। ठीक है,
तो पैरेक्सियल रे के लिए है ये वाला अप्रोक्सीमेशन जो है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1। सब बोर्ड में पूछी जाती है ये डेरिवेशन। ये हाँ बिल्कुल स्कूल के लेवल पे इम्पोर्टेंट है, जेई मेंस के लेवल पे डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है अपने को, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस तो आते ही हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला अपने लिए इम्पोर्टेंट है जेई मेंस में, लेकिन डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है आपके स्कूल के या बोर्ड के रेफरेंस से, ठीक है ओके जी। और बिल्कुल जितना प्यार से मैंने लिखा है ये वाली चीज़ लिखनी है एज इट इज़। तो ये जितना मैं छोटा लिख देता हूँ तुम 1-2 लाइन और बढ़ा दोगे इसमें, ठीक है, बस काम हो जाएगा। शुरू में आप लिख दोगे कि कोई भी मिरर, कॉन्वेक्स कॉनकेव कोई भी ले लो, वो मिरर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रखा हुआ है, उसकी इमेज कहीं पे बना दी मैंने, कैसे बनाई तो लाइट रे बता देना एक दो कौन कौन सी, बस फिर ये वाला काम चालू कर देना, यहाँ पे पहुँच जाए, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखते हो फिर तुम वो Hence proved. लो भाई, ये जरूर लिख देना बाद में, यस सर। ठीक है जी। चलिए अब आते हैं अगले गेम पे, दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन नाम से समझ में आता होगा कैसा है, क्या चीज़ है मैग्निफिकेशन? इज जूम। दो तरह के मैग्निफिकेशन होते हैं, एक होता है लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, पहले इस पे बात कर लेते हैं उसके बाद दूसरे वाले को देखेंगे। लेटरल मैग्निफिकेशन, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में जब भी आपको मैग्निफिकेशन पूछा जाएगा, एम फॉर मैग्निफिकेशन, दैट विल बी इक्वल टू इमेज हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट हाइट, ठीक है। शॉर्ट में इसको कह देते हैं भाई HI अपॉन HO, ऐसा कह देते हैं। अब हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने लिया था अभी पीछे, वो तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, तो उसमें तो कुछ पता चलेगा नहीं, तो इसलिए मैं एक कोई पिन साइज ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ। पिन साइज का मतलब जो ऐसा हो, पिन साइज ऑब्जेक्ट ऐसा ले लेता हूँ, और इसकी जो हाइट है वो सपोज है HO, ठीक है। ये है सपोज C, उसके ठीक आधे में है F। बताइए इमेज कैसे बनाओगे? सर यहाँ एक तो से पैरेलल डाल एक देंगे, एक पैरेलल डाल दी, सम। ठीक बात है, पैरेलल डाल दिया तो फोकस से चली गई क्या? वो फोकस से चली गई। यस सर। एक कहाँ से डाल दूँ? सी से डाल दूँ क्या? हाँ जी सर। ऐसे, और वो तो अपने पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी। मैं थोड़ा बना देता हूँ कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही है, इधर चली गई, ये एक ऐसे जाएगी और इसी पाथ से वापस हो जाएगी। तो ये जहाँ पे दोनों कट करेगी वहाँ पे बनेगी इमेज। तो ये बन गया है पिन साइज ऑब्जेक्ट की पिन साइज इमेज, ऐसी बन गई, ठीक है। इसको सपोज कह रहा हूँ O डैश, तो ये है I डैश, ऐसी हो गई। इसकी जो हाइट है दैट इज सपोज HI, ठीक है। यहाँ लिखने में भीड़ भाड़ हो जाएगी ज़्यादा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये क्या हो गया भाई I डैश अपॉन O डैश, ठीक है जी। अब देखिए एक लाइन ऐसी भी तो ड्रॉ कर सकता था मैं, जो ऐसे जाती, पोल पे अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ जाती है? अपने पाथ से सिमेट्रिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है क्या ऐसे? पोल पे जो लाइट रे यस सर। पड़ती है, ये बात हो चुकी है क्या अपनी? यस हो गई सर। यस सर हो चुके हैं। ऐसे, तो ठीक है क्या? अब बताइए क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे क्या? यस सर। तो अगर मैं ऊपर में एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे सपोज ये है I, छोटा पड़ रही है फिगर, तो अगर मैं तुमसे पूछूं tan I, ऊपर वाले ट्राइंगल यानी कि इसमें, तो इसमें tan I क्या बताओगे तुम? H upon U। HI अपॉन U, U। ठीक है। और अगर मैं तुमसे नीचे वाले ट्राइंगल में पूछूं, दिस ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं पूछूं तुमसे HI, तो क्या कितना बताओगे? HO अपॉन V, ऐसा बताओगे क्या? यस सर। वो ठीक है। चलिए यस सर। फाइन। अब इन पे जरा हमें साइन भी चिपकाने चाहिए। देखिएगा भाई m इज इक्वल टू क्या होता है? HI अपॉन HO। अब मुझे यहाँ से अगर HI अपॉन HO निकालना है, तो ये तो दोनों एक्चुअली इक्वल है ना। HI अपॉन U इज इक्वल टू HO अपॉन, अभी क्या करवा दिया सर सर एच आई अपॉन और ओ। आएगा। यस सर, कुछ गड़बड़ है। HO आएगा ना और ये HI आएगा, तो HO अपॉन U इज इक्वल टू HI अपॉन V। तो
एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू हो जाएगा क्या? बोलो भाई लोग। यस सर। अब जरा हमें साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन में बताइए u को कैसा लोगे? पॉजिटिव। नेगेटिव। एच ओ को कैसा लोगे? पॉजिटिव। एच आई को कैसा लोगे? नेगेटिव। v को कैसा नेगेटिव। लोगे? नेगेटिव। 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 तो भाई ये प्लस माइनस 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 ओवरऑल क्या यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा। ये हो गया भाई फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन। और एक कैसा मैग्निफिकेशन है? लेटरल। लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है। हिंदी भाषा में बता देता हूँ लेटरल का मतलब क्या है। परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर की बात हो रही है, दैट इज कॉल्ड लेटरल मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। अगर आपको ऑब्जेक्ट की हाइट वाइट दे रखी है तो एच आई अपॉन एच ओ यूज़ कर लेंगे, और अगर ऐसा नहीं दे रखा तो v अपॉन यू। तो v अपॉन यू का तो मैं यहाँ से भी निकाल सकता हूँ ना। अगर मुझे u पता है सपोज और मुझे v पता है तो मैं मैग्निफिकेशन निकाल पाऊंगा ना पॉइंट ऑब्जेक्ट का भी। v अपॉन यू ऐसा करके सॉल्व कर पाऊंगा। एक चीज़ हमने यहाँ पे मिस कर दी, आई थिंक यहाँ पे भी मुझे साइन लेने चाहिए, है ना। यहाँ पे भी साइन लेने चाहिए और साइन तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए ठीक आ गया अपना। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन हर पॉइंट पे लेना है अपने को। ऐसा हो गया भाई। बताइए यहाँ तक क्लियर है? दिस इज द मैग्निफिकेशन, दिस इज लेटरल मैग्निफिकेशन। सेकेंड वाले पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडिनल कैसा होता है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दिस इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाला मैग्निफिकेशन। और ये कैसा हो गया भाई? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो मैग्निफिकेशन होगा दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन। अब देखिए इसके लिए एक फिगर बनाता हूँ कि ये होगा कैसे। देखो ऐसा है भाई, सपोज एक मिरर और ये है उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ रखा हुआ है भाई ऑब्जेक्ट ऐसे, और ठीक है क्या। और उसकी जो इमेज बनी वो ऐसे बनी, सपोज इस तरह से बन गई सपोज उसकी इमेज। तो ये है सपोज ओ, ये है ओ डैश। तो ओ की इमेज बनी है यहाँ पे आई, और ओ डैश की इमेज बनी है ये आई डैश। यानी कि हेड का जो पॉइंट था उसकी हेड पे इमेज, टेल का जो पॉइंट था टेल पे इमेज। बताइए ठीक है क्या यहाँ तक? यस सर। अब देखिए भाई, ये वाली जो लेंथ है यहाँ से जो ऑब्जेक्ट की लेंथ है वो कुछ अलग है, लेकिन अगर यहाँ से देखूं कि लेंथ क्या है, डिस्टेंस क्या है ऑब्जेक्ट की, तो वो डिफरेंट है। अगर मैंने इसको लिख लिया सपोज u2 और इसको लिख लिया u1, भाई जो टेल है उसकी कहीं इमेज बनानी है यहाँ पे, और जो हेड है उसकी कहीं इमेज बनानी है यहाँ पे। तो मैंने टेल की डिस्टेंस देखी पोल से कितनी है, तो है u2, और मैंने हेड की डिस्टेंस देखी तो कितनी है u1। सो ऑब्जेक्ट की लेंथ तुम्हें यहाँ से कितनी पता चली? ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होगी भाई? U2 माइनस u2 माइनस u1। u2 माइनस u1, ये हो गई ऑब्जेक्ट की लेंथ। सिमिलरली इसको देखो, इसकी लेंथ जो है वो है v1 और ये क्या है v2। तो इमेज की लेंथ कौन हो गई? ये वाली हो गई क्या इमेज की लेंथ? ये कितनी हो गई? v2 माइनस v1, ठीक है ना। अब बताओ दोस्तों मैग्निफिकेशन किसको कहते हैं? बोलो भाई। इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ। तो ऐसा लिखोगे, ठीक है। कितना हो गया? Yes, sir. v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, सही है क्या? v2 यस सर। माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1, ठीक है। इमेज क्योंकि इन्वर्ट हुई है इसलिए एक नेगेटिव लगा देते हैं साथ में। इमेज क्योंकि उल्टी हो गई, रिवर्स हो गई है, ये जो माइनस है ये दिखाता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में रिवर्स डायरेक्शन में है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेगेटिव सिग्निफाइज दैट इमेज इज inverted
विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट यहाँ होता तो इमेज कहाँ होती, ऐसे होती ना ऊपर, तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज इन्वर्टेड है, ऐसा बताता है नेगेटिव साइन। फाइन, यहाँ पे भी ऐसे ही उल्टा उल्टा हुआ है, हेड किधर था, इधर की तरफ, इसने किधर हेड बनाया, इधर की तरफ, उल्टा, तो एक नेगेटिव आ गया, इसके लिए माइनस v2 माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस यू वन। ठीक है दोस्तों, तो अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो फॉर्मूला आएगा ये वाला, और अगर परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो भाई फॉर्मूला आएगा ये वाला, ध्यान रखोगे। अब इसमें कंडीशन डालते हैं हर्षवर्धन, इफ ऑब्जेक्ट साइज इज वेरी स्मॉल, तो u2 माइनस u1 को du लिख दूं क्या? यस सर। तो इमेज कैसी होगी, इमेज साइज इज एलईडी बेस्ड। ऑल्सो स्मॉल, तो v2 माइनस v1 को क्या dv लिख दूं क्या? तब क्या लिखूंगा, यस सर। माइनस dv अपॉन du, माइनस dv अपॉन du। ठीक किया गया यहाँ तक? यस सर। एक छोटा सा रफ काम कर रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज को एक बार जरा डिफरेंशिएट करना, ये तो जीरो हो जाएगा, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट होती है ना भाई लोग, वेरी कौन कौन कर रहा है, v और u, मुझे चाहिए v का डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन यू स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर, और v का कितना हो जाएगा dv अपॉन du। तो बताओ भाई dv अपॉन du कितना हो गया, माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर हो गया क्या? यस सर। सही लिख रहा हूँ क्या? यस सर। चलिए, तो ये कितना हो गया भाई, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसा भी कह सकता हूँ, माइनस वी अपॉन यू का होल स्क्वायर। वी अपॉन यू कौन है, ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया, लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर। सही है क्या दोस्तों? लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन जो होगा वो लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा, लेकिन कंडीशन क्या है, ये होने के लिए क्या कंडीशन है, लेंथ छोटी होनी चाहिए सर। ठीक है, ऑब्जेक्ट की और इमेज की लेंथ बहुत कम होनी चाहिए, तब ऐसा लिख पाऊंगा। अगर ऐसा नहीं है तो भाई यही लगेगा फॉर्मूला, v2 माइनस वी वन अपॉन यू टू माइनस यू वन, यही फॉर्मूला लगेगा। तो सर ये सिर्फ पॉइंट साइज के लिए है। हाँ, अप्रोक्सीमेटली पॉइंट साइज, dv अपॉन du, जब बिल्कुल ही छोटा ऑब्जेक्ट है कोई और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, उस टाइम पे उसका जो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन होगा उसके लिए फॉर्मूला है ये। ठीक है क्या भाई लोग, ये इंपॉर्टेंट है भाई। और ये हो गया मिरर फार्मूला। मैं सारे फॉर्मूले एक जगह पे इकट्ठे कर रहा हूँ, एंड देखिए भाई, सबसे पहला एक है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या कहता है, उससे भी पहले क्या है, फोकल लेंथ और एंड ROC का रिलेशन क्या होता है, F इज इक्वल टू R माइनस R बाई टू सेक आई फॉर स्मॉल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, आप इसी को कहना चाहते हो कि पैरेक्सियल रे कह दो, तो भाई पैरेक्सियल कह दो, F R बाई टू के बराबर हो जाएगा। पहली चीज़ तो हमने ये पढ़ी है। सेकंड हमने पढ़ा है मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला में कोई दिक्कत नहीं है, पैरेक्सियल रे के लिए ही एप्लीकेबल है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। ठीक है, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट इज मैग्निफिकेशन। दो तरह के मैग्निफिकेशन पढ़े हैं, लेटरल मैग्निफिकेशन, एम लेटरल ऐसा लिख देता हूँ, क्या होता है, माइनस वी अपॉन यू। ठीक है जी,
और लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन m लॉन्ग लिख देता हूँ इसको, वो कितना है v स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर, दैट बी माइनस सॉरी दैट विल बी m लेटरल का स्क्वायर, ठीक है। और ये कब वैलिड है? फॉर स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। इसको लिखते हुए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, इसको लिखते हुए कंडीशन थी कि जो ऑब्जेक्ट है वो स्मॉल साइज होना चाहिए। याद रहेगा ऐसा? यस सर। फाइन। लेटरल का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। और इसका मतलब क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है दोस्तों, चलिए ये भाई सारा चिट्ठा हो गया फॉर्मूले का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन करने हैं अपने को, लेकिन उससे पहले अगर मैं वेलोसिटी भी सेट कर दूं और उसके बाद फाइनल क्वेश्चन ही क्वेश्चन करें तो चलेगा? यस सर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज किस तरह से रिलेटेड होती हैं, देखिएगा। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज, एक है मिरर, मिरर पे रखा है, सॉरी यहाँ रखा है कोई ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलना शुरू कर दे तो जो इमेज रखी है वो भी तो कहीं चलना शुरू कर देगी ना, लेकिन फोकल लेंथ तो जो भी रहेगी वो कांस्टेंट ही रहेगी। ये क्या चीज़ है? u, ये वेरी करेगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलेगा। ये चीज़ है v, तो v भी वेरी करेगी जैसे जैसे ऑब्जेक्ट चलेगा। सो इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो u वेरी करेगी, देन इमेज इज ऑल्सो मूविंग, तो इमेज भी मूव कर रही है, तो इमेज की भी कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, लेकिन फोकल लेंथ तो कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं वेलोसिटीज में जाना चाहता हूँ तो इसका मतलब u का जो वेरिएशन होगा du अपॉन dt, वो क्या देगा? du अपॉन dt, ये चीज़ क्या है? ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, v ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। और dv अपॉन dt जो होगा टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, वो क्या देगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज। सही कर रहा हूँ क्या? वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो हम ये वाली इक्वेशन को उठाते हैं और इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखें क्या है, माइनस 1 अपॉन वी स्क्वायर इंटू डी वी बाई डी टी और माइनस 1 अपॉन यू स्क्वायर इंटू डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई लोग? यस सर। 1 अपॉन वी स्क्वायर, और ये वाली चीज़ बताओ क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, माइनस प्लस कर लिया चलो u स्क्वायर, और ये क्या हो गई? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 0। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट हो गई क्या? यस सर। ये क्या चीज़ है? लेटरल मैग्निफिकेशन ये तो मुझे longitudinal magnification. लॉन्गिट्यूडनल और मैग्निफिकेशन है ना। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कहो या लेटरल का स्क्वायर कहो, तो ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऐसा, या तो ये लिखो फॉर्मूला, या तो फिर सिंपल ऐसा लिख दो कि m स्क्वायर इंटू वी आई। ये कौन सा है भाई? लेटरल, लेटरल का स्क्वायर लिख दो इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसा कर दो, ठीक है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज, ये जो वेलोसिटीज हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं कि परपेंडिकुलर हैं? सर पैरेलल। ठीक है सर जी। पैरेलल है। तो ये वाला फॉर्मूला तब तक वैलिड है जब तक ऑब्जेक्ट और इमेज की वेलोसिटी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हैं, अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज नॉट वैलिड। अब कैलकुलेट करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, ठीक है जी। लो भाई अगला आ रहा है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, उसकी कहीं इमेज है, ये आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, और ये इधर की तरफ चलना शुरू कर देता है, ऑब्जेक्ट इधर की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो इमेज कहीं इधर की तरफ चलना शुरू कर देगी, ऐसे जाने लगती है इमेज, ठीक है जी। ओके, क्या हमें ऐसा लगेगा
क्या हमें ऐसा लगेगा कि इसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है? भाई ऐसे बढ़ती जाएगी ना ऊपर की तरफ, तो हमें ऐसा लगेगा कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी हाइट कंटिन्यूसली बढ़ रही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे क्या इमेज की हाइट भी बढ़ती जाएगी। HI M लेटरल मैग्निफिकेशन जो होता है वो क्या HI/HO होता है। अब देखिए Yes, sir. HI क्या है? इमेज की हाइट। लेकिन अगर मैं उसका dy/dt कर दूं तो क्या ये इमेज की वेलोसिटी देगा? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। सिमिलरली HO क्या चीज़ है? ऑब्जेक्ट की हाइट। अगर मैं उसका dy/dt कर दूं तो क्या वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी देगा? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूला को अपने ऐसे लिख लिया m लेटरल HO। इसको हमने कर दिया एक बार डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो m तो बेचारा कांस्टेंट होता है, उसको तो रख लो। और ये कितना हो गया भाई? dHO/dt। ऐसा इसको ज़रा फिट कर लो। वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m लेटरल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ठीक है क्या? अगर हाँ तुम्हें लिखना है कि ये नीचे की तरफ है वेलोसिटी तो ये नेगेटिव होनी चाहिए, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, ऐसा लिख लो, एक नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है क्या? ये आ गया भाई फॉर्मूला। ये किसके लिए वैलिड है? परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए ये वाला फॉर्मूला वैलिड है। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस में लेटरल मैग्निफिकेशन का स्क्वायर हो रहा है और परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस में सिर्फ लेटरल मैग्निफिकेशन आ रहा है। दोनों कहाँ कहाँ से आए हैं वो भी दोनों मैंने निकाल के बता दिया है भाई। ये डेरिवेशन हो गए दोनों के। बताइए किसी को कुछ डाउट है अभी तक तो बता दीजिए। 1 मिनट ब्रेक देख लो तब तक। सर 1 मिनट देखने दे। जो भी कुछ चेंज इन पोजीशन हो रहा था बस उसको डिफरेंशिएट कर दिया, वो चेंज इन पोजीशन का वेलोसिटी दे देगा। ठीक है, जैसे सेकंड इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं dx/dt तो क्या हो जाएगा? u प्लस 1/2a इंटू 2t। ये कैंसिल हो गया, क्या बची? u प्लस at और ये क्या हो गई? वेलोसिटी। तो पोजीशन को अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो मिल जाएगी वेलोसिटी। सेम u और v जो थे वो पोजीशन थे इमेज के एंड ऑब्जेक्ट के, तो उनको एक एक बार डिफरेंशिएट कर दिया तो इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मिल गई उनसे मुझे। ठीक है, जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो u और v चेंज हो रहे हैं, और जब परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूवमेंट हो रहा है तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट चेंज हो रही है। एक तरह से ऐसा मान सकता हूँ कि इमेज की लेंथ कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, ऐसे बढ़ती जा रही है। ठीक है, सो इमेज की जो हाइट है वो भी कंटिन्यूसली ऐसे बढ़ती जा रही है। उनमें रिलेशन निकाल दिया उसका। फाइन, ये वाली चीज़ को भी इधर कहीं पे डाल देता हूँ वेलोसिटीज वाले पोर्शन में कि वेलोसिटी ऑफ image velocity of image will be minus m square lateral वाला velocity of object, और velocity of image will be minus m lateral velocity of object। ठीक है जी, बताइए ये किसके लिए थी? लेटरल। पैरेलल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। और ये वाली किसके लिए थी? परपेंडिकुलर टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये वाली चीज़ जो है सब जगह पे वो इम्पोर्टेंट है कि मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो मुझे कहाँ पे लगाना है फॉर्मूला, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाना है पैरेलल के लिए और कौन सा लगाना है परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस के लिए। ये सारे इस वाले पेज पे हो गए सारे फॉर्मूले भाई दोस्तों। ठीक है, इनसे आगे खेला जाएगा। ठीक है भाई लोग, यस सर। चलिए किसी को समस्या तो बताइए अभी भी। कुछ डाउट है किसी का तो बताइए। ये हो गया मिरर का सारा थ्योरेटिकल पोर्शन। अब हमें थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है
इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है तो इमेज कहाँ पे बनती है, टाइप्स ऑफ दैट। ठीक है, रे ट्रेसिंग कह दीजिए एक तरह से। बोलो भाई, डन, चले आगे। यस सर। फाइन। यस सर। बिल्कुल आसान हल्का सा क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम सारे फॉर्मूले लगाना सीख सकें। देखिए, एक है मेरे पास सपोज कॉनकेव मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ concave mirror is 20 centimeter. Find the position of image for object at एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं भाई। देखिए, m दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस यस सर। m में नेगेटिव क्या सिग्निफाई कर रहा है? तो छोटी बनेगी। सर तो छोटी बन डिमिनिश्ड रही है। बनेगी सर। मैंने लिख भी रखा है भाई, नेगेटिव सिग्निफाइज व्हाट? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज। अपने यहीं ले जाते हैं इसको भी। हाँ देखिए, m अगर नेगेटिव है तो इमेज इज इन्वर्टेड। ठीक है ना, इन्वर्टेड का मतलब विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड होगी। अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज इधर आएगी, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही ऐसे है तो इमेज तो ऐसे आ जाएगी ना। ठीक है ना। अब इसको तुम इरेक्ट मत कहना, क्योंकि जब तुम्हारा ऑब्जेक्ट ही नीचे की तरफ था तो उसके रिवर्स में तो आई है हमेशा। ठीक है, तो ये हो गया भाई m की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब। पॉजिटिव का मतलब क्या होगा, तो इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज है, कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी भाई ऐसे ही खड़ी है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर ऐसा है तो इमेज भी ऐसे ही है। इसको कहते हैं कि इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और इन्वर्टेड का मतलब उल्टा हो गया ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ऑब्जेक्ट अगर प्लस वाई एक्सिस की तरफ है तो इमेज माइनस वाई में है, और ऑब्जेक्ट माइनस वाई में है तो इमेज प्लस वाई में है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए। अब आते हैं मैग्नीट्यूड पे। मैग्नीट्यूड ऑफ m पे आते हैं। अगर ग्रेटर देन 1 हो, मैग्नीट्यूड कौन हुआ, v अपॉन यू। अगर v अपॉन यू ग्रेटर देन 1 हो तो इसका मतलब m अगर 1 से बड़ा हो तो इमेज बड़ी इज होगी। एनलार्ज्ड। इमेज इज एनलार्ज्ड। भाई m क्या होता है, दिस हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और मैं ये वाली चीज को कह रहा हूँ ग्रेटर देन 1। तो अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया तो इमेज की हाइट तो ऑब्जेक्ट की हाइट से बड़ी होगी ना। तो अगर इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी तो मैं कह रहा हूँ कि इमेज इज एनलार्ज्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर लेस देन 1 है तो इमेज कैसी हो गई, इमेज इज डिमिनिश्ड डिमिनिश्ड। विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। और ये भी तो केस हो सकता है इज इक्वल टू 1। तो इमेज इज सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज है। एक चीज हो गई ये। m से ये दो इंफॉर्मेशन मिलती हैं कि इमेज जो है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, और उसके मैग्नीट्यूड से इंफॉर्मेशन मिलती है कि एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज है। और एक और चीज अपने को बतानी होती है, वो होता है रियल या फिर वर्चुअल। ये एक चीज अपने को बतानी होती है। ठीक है, रियल कैसी इमेज होती है, वेयर लाइट रेज इंटरसेक्ट। जहां पे लाइट रे इंटरसेक्ट करती हैं, एक्चुअली इंटरसेक्ट करती हैं जहां पे। वर्चुअल कैसी होती हैं, वेयर लाइट रेज सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग। तो ठीक है क्या, जहां पे लाइट रे सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग हो
वो वाले पॉइंट पर बनती है वर्चुअल इमेज होगी, जहाँ पे लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं वो रियल इमेज होगी। ठीक है जी। तो जब भी कभी हम इमेज के बारे में बताएंगे तो ये तीन चीज़ें बताएंगे कि वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, वो एनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड है या सेम साइज की है, या फिर वो रियल और वर्चुअल है। तो ये कंप्लीट एट्रीब्यूट होंगे एक इमेज के। तो आप उसका पोजीशन बताओगे, प्लस उसके ये वाले तीनों एट्रीब्यूट भी बताओगे, इरेक्ट, इन्वर्टेड, एनलार्ज्ड, डिमिनिश्ड, रियल और वर्चुअल। अतिशय जैन बताइए। सर मैं कह रहा था सर, डिमिनिश्ड का मतलब तो सर बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो यहाँ पर डिमिनिश्ड वर्ड यूज़ करना सही होगा? डिमिनिश्ड अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है तो उसे हाईली डिमिनिश्ड कहते हैं। डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होता है, और अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा छोटी हो गई तो उसे हाईली डिमिनिश्ड कहा जाता है। ऐसी एनलार्ज्ड वर्ड जो है एनलार्ज्ड है, लेकिन अगर कोई चीज़ बहुत ही बड़ी हो जाए तो उसे हाईली एनलार्ज्ड कह देते हैं फिर। ठीक है सर। ठीक है जी। चलिए, पोजीशन लिख रहा हूँ कुछ कुछ। हाँ बोलो। वही वापस हमने खेला शुरू हो गया, यहाँ पे 3 लड़के का जोड़ कर दिया, पहले आए तो सर आरो वत्स किसी और के साथ ही खेल रहा है। मानने वाला है नहीं ये लड़का। आरो वत्स चलिए भाई। तो ROC of the concave mirror is 20 centimeter. Find the position of the image. Position, attribute, सब कुछ चीज़ें बतानी है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। दूसरा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, 30 सेंटीमीटर पे। सी पार्ट, ऑब्जेक्ट रखा है 20 सेंटीमीटर पे। डी पार्ट, ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पे। ई पार्ट, ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे। एफ पार्ट, ऑब्जेक्ट रखा है 5 सेंटीमीटर पे। ये 6 पार्ट सॉल्व करने हैं अपने को। ठीक है, वन बाय वन साथ में करेंगे। चलिए, पहला वाला पार्ट सॉल्व करके बताइए। फोकस पे बन जाएगी सर। सर 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। और बाकी चीजें बताइए उसके बारे में। सर रियल होगी अच्छा, और इन्वर्टेड, देखिए भाई, हाईली डिमिनिश्ड। u कितना है, इन्फिनिटी, और मैं मिरर को मान लेता हूँ भाई, मिरर है ये। ठीक है जी। और उसके प्रिंसिपल एक्सिस है ये। ऑब्जेक्ट कहीं इधर रखा, बहुत दूर रखा ऑब्जेक्ट। u माइनस इन्फिनिटी हो गया क्या। f कितना हो गया दोस्तों, ये सर फोकल लेंथ कितनी है, 10 है क्या। 10 तो सेंटीमीटर। -10 हो गई अगर मैं इधर से ले रहा हूँ। ये मेरा ओरिजिन हो गया यस पोल, सर। और इधर की तरफ ले रहा हूँ, सो दैट शुड बी नेगेटिव। सो अब इसमें फॉर्मूला लगा देता हूँ, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। 1/f कितना हो गया, -10, माइनस 1/ माइनस इन्फिनिटी, तो ये तो 0 हो गया बेचारा। तो ये कितना हो गया भाई, v इज इक्वल टू -10। v इज इक्वल टू -10 पे तो फोकस ही है, तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे ही बनेगी फोकस इमेज। पर सर। ठीक है जी। अब आते हैं मैग्निफिकेशन पे। मैग्निफिकेशन क्या कहता है भाई, -v/u। तो कितना हो जाएगा ये तो 0 जैसा हो जाएगा ना कुछ, 0 हो यस सर जाएगा सर। 0। टेंडिंग टू 0। ठीक है ना। और एक नेगेटिव तो जिंदाबाद है ना। नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं है, माइनस नहीं है मैथ्स वाला। ये बस ये सिग्निफाई कर रहा है कि इमेज विल बी इन्वर्टेड। तो बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा, कुछ 0.00000 इतने में हो गया अभी मान लो, तो बहुत छोटा हो गया, दैट्स वाई। और है नेगेटिव लेकिन, सो दैट्स वाई आई विल से दैट इमेज विल बी इन्वर्टेड। ठीक है ना। तो देखो भाई कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी, एक चीज हो गई। दूसरी चीज कैसी है दोस्त अतिशय जैन, एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है। आवाज आ रही है क्या मेरी। आवाज आ रही है क्या भाई लोग।
यस हाँ सर। सर अब आ रही अब है। आ रही है हाँ, एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है? सर, हाईली डिमिनिश्ड होगी सर। हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि यहाँ पे तो बस एक पॉइंट बना है। अच्छा, यहाँ तुम सन के बराबर का ऑब्जेक्ट रख दो, लेकिन उसका भी तो एक पॉइंट ही बन के आता है बस यहाँ पे। सो दैट इज हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट देखो, जब इतनी दूर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कैसे बनाओगे? पैरेलल रेज लेके आओगे ऐसे, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कहाँ से पास कर दोगे? फोकस से पास कर दोगे ऐसे। यस और ठीक है क्या? तो यहाँ पे क्या बन गया? यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअली इंटरसेक्ट कर रही हैं, लाइट रेज। ठीक है जी। तो क्या ये जो इमेज बनेगी ये रियल बनेगी? यस सर। ठीक है। यस सर। तो भाई ये होगी रियल इमेज, हाईली डिमिनिश्ड और इन्वर्टेड। ऐसा हो गया। आगे चलते हैं भाई, अगला उठाओ भाई, बी पार्ट। यू कितना दे रखा है? -30, एफ -10, वी बता दो चलो कितना है? -15। -15 बन रही है सर। -15 -15, एम बता दो कितना है? -12। -1/2 -1/2। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? इन्वर्टेड बनेगी सर। इन्वर्टेड। 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 1/2 जो कि लेस देन 1 है, डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड हो Diminished। गई, 40। डिमिनिश्ड हो गई। और रियल वर्चुअल? रियल बनेगी। रियल। रियल। ठीक है, मिरर के सामने बन रही है तो एक्चुअली लाइट रेज मीट कर रही होंगी, तो कैसी हो गई? रियल। बना के भी देख लेते हैं भाई, चलो कैसी होगी। ऐसा हो गया सर मिरर। कॉनकेव में तो रियली बनेगी ना? देख लेते हैं भाई, सारी देख लेंगे हम तो। यहाँ पे हो गया फोकस, ये हो गया सी। भाई ये कितने पे है? 10 पे। ये कितने पे है? 20 पे। यहाँ रखा है सपोज ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैसे बनाओगे? लाइट रे लेके जाओगे एक, फिर यहाँ से पास करा दोगे ऐसे, ऐसे गई, फोकस से पास हो गई, और एक लाइट रे यहाँ से पास करा दोगे सीधी ऐसे, जहाँ ये दोनों मिलेंगी। दिस इज द इमेज। ओ डैश, आई डैश, ये हो गया भाई इमेज। तो कहाँ पे बन रही है इमेज? सी और एफ के बीच में बन रही है इमेज। सी और एफ के बीच में बन रही है, इन्वर्टेड है, डिमिनिश्ड है और रियल भी है। ठीक है क्या दोस्तों? यस सर। चलिए नेक्स्ट। क्या कर डाला मैंने? पर 20 सेंटीमीटर। एक मिनट, इधर आ जाओ। सी, यू दे रखा है मुझे कितना? -20। तो एफ कितना है? -10। वी कितना आ गया भाई? -20। -20 एम कितना आ गया? मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा खुद, ये वाला मेरे ख्याल से तुम लगा लोगे, सॉल्व कर लोगे। एम कितना आ गया? यस सर। -1 -1। चलिए अब इसके बारे में बता दीजिए कैसी कैसी है। सर रियल है, इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड और है, सेम साइज है सर। सेम साइज है। size। ठीक है जी, सेम साइज है और रियल। रियल है। रियल है सर। चलिए बनाने की कोशिश करते हैं कैसे बनेगी। ऐसा हो गया मिरर और प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया एफ, एक हो गया सी, और यहाँ पे है लाइट रे चली ऐसे, फोकस पे गई ऐसे करके। दूसरी कहाँ से लेके जाऊँ भाई? एक यहाँ ले जाऊँ फोकस पे ऐसे, और फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल कर दूँ। ठीक है ना? तो अपन रे बनाने में उतने ज़्यादा परफेक्ट नहीं है, तो अपन कोशिश करेंगे कि पहले इमेज बना लेते हैं, बाद में मिला देंगे। लो भाई, एक लाइट रे ऐसे गई, इधर से चली गई, फोकस से पास हो गई, जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस गई थी। जो फोकस से पास हुई वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पैरेलल हो गई। जहाँ पे ये दोनों मिली वहाँ पे बन गया आई डैश, ओ डैश का इमेज, और ये जो ओ था ये हो गया आई का इमेज। तो सेम साइज, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज रेडियस ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है। दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट, इन्वर्टेड तो है ही, लाइट रेज एक्चुअली मिल रही है तो रियल भी है।
ठीक है जी। ये हो गया सी पार्ट। ये एक एक के एट्रीब्यूट अपने को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कैसे हैं भाई। चलो क्या निकलेगा इनमें से वो इकट्ठा बाद में देखेंगे एक बार। तब तक चलते हैं डी पार्ट पे। यू कितना था भाई डी पार्ट में? -15 -15 सर। -10। वी कितना हो गया तो इसका? -30 -30। एम कितना हो गया? -2 -2। चलेगा भाई। अब बनाए कि कैसी है? सर रियल इन्वर्टेड बिगर देन द ऑब्जेक्ट। इन्वर्टेड है भाई, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड है और कैसी है? लार्ज है, एनलार्ज्ड है, ठीक है। और रियल है, मिरर के सामने बन रही है। तो भाई क्योंकि V नेगेटिव है, V नेगेटिव होने से मुझे पता चल रहा है कि मिरर के सामने ही होगी। ये जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही होगी, और जिधर ऑब्जेक्ट है अगर उधर ही इमेज बन रही है तो वो रियल बनेगी। अब इसकी पोजीशन बना लेते हैं, चलिएगा। देखिएगा भाई, ऐसा था, यहाँ पे था फोकस, एक था C, ये था 10 पे, 20 पे, यहाँ पे बना ली मैंने सपोज ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पे रख दिया 15 पे, ठीक है। पैरेलल एक लेके गया और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो ऐसे चली गई। ऐसा करते हैं, बढ़िया लाइन खींचते हैं। ऐसे गई एक लाइट रे और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर यहाँ से चली गई, और दूसरी वाली कहाँ से पास कराओगे बताओ? फोकस से करा दूँ क्या? ऐसे करा दूँ, और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर कहीं यहाँ से चली गई, ऐसे ऐसे चली गई भाई, ठीक है। तो ये बन गया कुछ इधर में बन गई भाई। चलो ये हो गया O डैश, ये हो गया I डैश, ऐसा हो गया भाई। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था? ऑब्जेक्ट था C F के बीच में, और इमेज कहाँ गई है? C इंफिनिटी के बीच में, ठीक है भाई। नेक्स्ट बनाओ E U इज इक्वल टू -10 और एफ भी कितना है? -10। तो V कितना हो जाएगा भाई? इन्फिनिटी -इन्फिनिटी। हाँ यस सर। M कितना हो गया? तो इनफाइनाइट, -इन्फिनिट। ठीक है। और क्या चीज़ होती है? बस अब बता दो क्या क्या होगा। इन्वर्टेड है सर वर्चुअल, हाईली एनलार्ज्ड और इरेक्ट। एक सेकेंड, इन्वर्टेड है और हाईली एनलार्ज्ड कहूँगा इसे, है ना, हाईली एनलार्ज्ड हो गया। और बताइए V कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो कैसी होनी चाहिए? रियल होनी चाहिए। ऐसा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑब्जेक्ट, मान लो फोकस जो था, फोकस पे ही ऑब्जेक्ट था, और यहाँ से जो लाइट रे चलेंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ये हो जाएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसी हो गई भाई आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है। तो दूर कहीं जाके इधर बनेगी इमेज, तो हाईली एनलार्ज्ड होगी। लाइट रे इन्फिनिटी पे कहीं मिलेंगी, ऐसा कह सकता हूँ, मुझे नहीं पता इनफाइनाइट पे कहाँ मिलेंगी, बट दे विल मीट एट इन्फिनिटी। और मिरर के सामने इमेज बन रही है, V नेगेटिव है, सो दैट्स व्हाई दैट शुड बी रियल। और इन्वर्टेड तो हो गई क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, इन्वर्टेड हो गई तो भाई ये। आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट रख दिया आपने F और P के बीच में, F पार्ट। U कितना दे रखा है? -5। F कितना है? -10। अब V बताओ कितनी आएगी? 10। V कितना आ जाएगा भाई? +10। +10 यस सर। M कितना हो गया? +2। देखो प्लस होने का मतलब कैसी है? इरेक्ट, वर्चुअल है ना, इरेक्ट। V कैसा आ रहा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जिधर ऑब्जेक्ट है उससे ऑपोजिट साइड में। अगर ऑब्जेक्ट से ऑपोजिट साइड में बन रही है इमेज तो वो कैसी हो जाएगी? वर्चुअल,
ठीक है जी, और m का जो मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन 1 है, दैट्स व्हाई दैट शुड बी एनलार्ज्ड। enlarged. ठीक है जी, तो इरेक्ट एनलार्ज ये तो दोनों चीजें m से आ जाएंगी। वर्चुअल या रियल है ये वाली चीज आएगी v पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो v पॉजिटिव आ रहा है तो वर्चुअल, नेगेटिव आ रहा है तो बना के देख लेते हैं भाई कैसी बनेगी। ऐसा फोकस सी और यहाँ पे रख दिया तुमने ऑब्जेक्ट। तो अगर यहाँ से कोई लाइट रे चलती है ऐसे, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो हो जाती है ऐसे, यहाँ चली जाती है भाई। और अगर एक लाइट रे तुम सी से पास करते हो ऐसे, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अच्छा वो तो ऐसे चली जाएगी। तो एक्चुअली ये पीछे की तरफ तो ये डाइवर्ज हो रही हैं, ये ऐसे गई थी उसी रास्ते वापस आ गई, ऐसे चली गई। ये वाली लाइट रे इधर गई थी ऐसे गई और ये नीचे चली गई। तो इधर तो ये कहीं मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, डाइवर्ज हो रही हैं। तो डेफिनेटली कुछ ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे कहीं मिल रही होंगी वर्चुअली इस वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे एक इमेज बनेगी ऐसे। तो ये ऑब्जेक्ट ओ डैश, तो बनेगी आई डैश, ये इमेज बन गई। तो इसका जो v देख पा रहे हो, जो v है वो पॉजिटिव 10. है ना, v पॉजिटिव है इसका। तो इमेज जो बन रही है वो मिरर के पीछे बन रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ रखा होता सामने, इमेज पीछे बन रही है, तो दैट्स व्हाई दिस इज वर्चुअल इमेज। सामने बन रही है तो रियल है। ओके, ये हो गए भाई 6 डिफरेंट रे डायग्राम्स। हाँ दोस्त। सर मतलब मैग्नेट वो एम अगर हमारा नेगेटिव आ रहा है तो डिमिनिश है ना? नहीं, एम नेगेटिव, और इससे पता चलता है कि इरेक्ट है या इन्वर्टेड है। नेगेटिव का मतलब है उल्टा है इमेज, ऑब्जेक्ट से इमेज उल्टी है, ऐसा पता चलता है नेगेटिव या पॉजिटिव से। और m का मैग्नीट्यूड देख के ये पता चलता है, मैग्नीट्यूड होता है ये वाला, मैग्नीट्यूड देख के ये पता चलता है कि एनलार्ज्ड है कि डिमिनिश्ड है। अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 है तो एनलार्ज्ड है, अगर मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है, देखो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लेस देन 1 है तो हमने कैसी लिखी है, डिमिनिश्ड। तो ठीक है दोस्त। ओके सर। चले, यस सर। और v को देख के ये पता चलता है कि रियल है या वर्चुअल है। अगर v उधर ही आ रहा है जिधर ऑब्जेक्ट है, देखिए यहाँ पे भी u नेगेटिव था, v भी नेगेटिव था, इसका मतलब दोनों सेम साइड है, तो मिरर के सामने बन रही होगी इमेज, तो इसलिए पॉजिटिव इमेज रियल होगी। और यहाँ पे देख रहा हूँ कि u नेगेटिव है लेकिन v पॉजिटिव है, तो दोनों अलग अलग साइड है, एक मिरर के लेफ्ट में तो एक राइट में है, तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। ठीक है, कॉनकेव मिरर के केस में सिर्फ एकमात्र केस ऐसा है, ये वाला लास्ट वाला केस, जहाँ पे इमेज वर्चुअल बनती है। बाकी जितने भी केस आपने देखे सब में इमेज रियल है। तीनों केस ये देख लो, ये वाला रियल है, ये रियल है, इधर पहुंचोगे तो रियल है, रियल है, और ये रियल है। एक ही केस ऐसा है बस जहाँ पे इमेज वर्चुअल है, वो कब है, जब ऑब्जेक्ट f और p फोकस और पोल के बीच में रखा हो, तो जो इमेज बनेगी वो इरेक्ट और वर्चुअल बनेगी। बाकी सभी जगह पे जो इमेज बन रही थी वो इन्वर्टेड और रियल बन रही थी। ठीक है, क्वेश्चन में यही छोटे छोटे हिंट दिए जाते हैं कि एक मिरर है और उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है, पता नहीं कहाँ पे रखा है, लेकिन उसकी जो इमेज बन रही है वो इरेक्ट और वर्चुअल बन रही है, तो बताओ कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होना चाहिए, या उसकी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालो, इस तरह की चीज़ें। तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा एक चीज़ और हम यहाँ से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ था, बोलो भाई, मुझे पता नहीं लगेगा ऐसे। सर यहाँ पे इस वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ था, सर माइनस सर इन्फिनिटी इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे, तो इनफाइनाइट। तो इमेज कहाँ पे आई, फोकस पे। फोकस पे। आगे आ जाओ, इमेज ऑब्जेक्ट कहाँ था, सेंटर से Focus. पीछे लेकिन इन्फिनिटी से। एक सेकेंड, इसे कहेंगे Beyond C. इन्फिनिटी और सी के बीच में, इसे कहेंगे Yes, sir. इन्फिनिटी और सी के बीच में। ठीक है ना, तो इमेज कहाँ आई, सी और एफ सेंटर और फोकस। सी और एफ के बीच में आई। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट पहुंच गया सी पे तो इमेज भी कहाँ पहुंच गई, सी पे। वो सही है क्या,
यस सर। ये जब इन्फिनिटी पे था ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ थी? फोकस पे। अब देखो इमेज यहाँ से चलते चलते इधर की तरफ आ रही है, सॉरी ऑब्जेक्ट वहां से चलते चलते इधर की तरफ आ रहा है, तो इमेज कहाँ जा रही है? इधर की तरफ जा रही है क्या? यस सर। एक बार फिर से देख लो भाई, अगर u इन्फिनिटी था तो इमेज थी फोकस पे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से c की तरफ बढ़ता है वैसे वैसे इमेज भी फोकस से c की तरफ बढ़ती है, c की तरफ बढ़ती है। वो सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। आगे चलते हैं भाई, देखते हैं ये वाली चीज फॉलो हो रही है क्या। अब ऑब्जेक्ट C से F के बीच में आ जाता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहाँ है? C और F के बीच में। इमेज कहाँ पहुँच गई? C और इन्फिनिटी के बीच में। तो एक पॉइंट है जिस पे क्रॉसओवर हुआ है इमेज और ऑब्जेक्ट का, वो कौन सा पॉइंट है? सेंटर पे है जो। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द पॉइंट जहाँ पे इमेज और ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। फाइन, अब यहाँ पे आते हैं। जब ऑब्जेक्ट पहुंच गया फोकस पे तो इमेज कहाँ पहुंच गई? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट पहुंच गया F और P के बीच में तो बताओ इससे जस्ट पहले यहाँ पे इमेज कहाँ थी? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे सर। ठीक है, और यहाँ से घूम के फिर इमेज इधर घुस गई आके। जब ये इससे भी आगे निकल गया और तो इमेज घूम के इन्फिनिटी से घूम के इधर प्लस इन्फिनिटी से घूम के और इधर से आ गई है अब इमेज। ऐसा ही तो हुआ है। यस सर। ठीक है, तो देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है किसी तरह से तो इमेज कैसे मूव कर रही होगी ये कैसे बताऊंगा। तो ठीक है क्या? सर एक सेकंड लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। देखिए m कैसा था यहाँ से? m देखो यहाँ अप्रोक्सीमेटली 0 था। यस सर। फिर थोड़ा सा बढ़ा और बढ़ा, आगे चलो और बढ़ा और बढ़ा, बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से फोकस की तरफ जा रहा है वैसे वैसे इमेज फोकस से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ऐसा दिख रहा है यहाँ से। ये हो गए दो चीजें। ठीक है, ये कहीं नोट कर लो अपने पास। मेरे पास लिखने का कुछ बन नहीं रहा, मतलब मैं ये पेज पे कैसे लिखूं मुझे नहीं पता। ठीक है ना, एक तो हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट का मूवमेंट अगर कुछ है तो इमेज का मूवमेंट क्या है, हम मूवमेंट ट्रेस कर रहे हैं। दूसरी चीज हमने देखा साइज ऑफ इमेज किस तरह से वेरी हो रहा है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आ रहा है। एंड थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी आर थिंकिंग अबाउट वेलोसिटी। अनुभव वशिष्ठ है क्या यहाँ पे? अबे भारद्वाज। यस सर। देखिए भाई, जब ऑब्जेक्ट था इन्फिनिटी पे इमेज कहाँ थी? फोकस पे। फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से लेकर के और सी तक पहुंच गया तो इमेज फोकस से सिर्फ सी तक गई है। तो देख पा रहे हो क्या? यस सर। यस जितनी सर। देर में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से रेडियस ऑफ कर्वेचर तक आया है उतनी देर में इमेज सिर्फ फोकस से सी पे आई है। बताओ Yes, sir. किसकी स्पीड ज्यादा है? सर ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, इमेज की स्पीड कम है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और इमेज की स्पीड क्या चीज पे डिपेंड करती है भाई? v इज इक्वल टू माइनस एम वी ओ, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस की बात हो रही है तो इसलिए एम स्क्वायर करेंगे। ठीक है जी। अब देखिए m क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट c और इन्फिनिटी के बीच में होता है तो m तो हमेशा लेस होता है ना, छोटा होता है ना, तो इमेज की स्पीड डेफिनेटली कम होगी ना ऑब्जेक्ट की स्पीड से। यस सर। बोलो भाई लोग। यस सर। यस सर। यस सर। ये जो बात हो रही है ना अभी, यही सारी बातें हैं जिन पे क्वेश्चन बेस्ड हैं, तो इसलिए लिख भले ही ना पाओ लेकिन अभी कहीं पे शॉर्ट ऐसी नोट करते जाओ जिससे क्लास के बाद लिख सको। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से लेकर के और सी तक पहुंच गया है चलते चलते तो इमेज सिर्फ एफ से सी तक पहुंच पाई है, क्योंकि यहाँ पे देखो
जब ऑब्जेक्ट सी पे आ गया तो इमेज भी सी पे आ गई है। तो ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी से लेके सी तक पहुंचा है तो इमेज फोकस से लेके सिर्फ सी तक पहुंची है। तो ऑब्जेक्ट की स्पीड यहाँ पे ज़्यादा है इमेज की स्पीड से, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा है। ओके, अब आगे चलते हैं भाई, इस जगह से आगे निकलते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ। अब जब ऑब्जेक्ट सी से एफ के बीच में मूव किया है तो क्या इमेज सी से इन्फिनिटी पे चली गई क्या? यस सर। यस सर। Yes, sir. यहाँ पे किसकी स्पीड ज़्यादा है? Image. Image. सर इमेज की। यहाँ पे इमेज की स्पीड ज़्यादा है, और यहाँ से आप देख भी पा रहे हो कि जो मैग्निफिकेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो जब आप वी आई इज इक्वल टू एम स्क्वायर वी ओ करोगे तो एम की वैल्यू पहले ही ज़्यादा है, एम स्क्वायर की वैल्यू और ज़्यादा हो जाएगी, तो इमेज की वेलोसिटी बहुत बढ़ जाएगी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो सही कह रहा हूँ क्या? यस सर। यस सर। तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से सी के बीच में है, अब यहाँ पे लिख लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू सी, तो इमेज कहाँ मूव कर रही है? इमेज मूविंग फ्रॉम एफ टू सी। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट मूविंग फ्रॉम सी टू एफ, देन image moving from C to infinity, तो velocity of object is less than velocity of image। ठीक है जी, एक तो इस वाले पॉइंट पे बात हुई थी। दूसरा m पे बात हुई थी कि m पहले कम था और उसके बाद बढ़ने लगा, इमेज की साइज जो है बढ़ने लगा। और थर्ड एक और कुछ बात थी जो कि मैं भी भूल गया हूँ। ठीक है, सो इतना आइटम हुआ है भाई। ये सब कुछ चीज़ें हैं विच आर इम्पॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन, एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन अगर कई बार थोड़ा सा मोल्ड करके दे दिया गया कि इमेज की स्पीड ऐसी है, ऑब्जेक्ट की ऐसी है, तो देन यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि एक्चुअली क्या हो रहा है, ठीक है ना। या फिर ये दे दिया गया कि इमेज जो बनी है वो इरेक्ट वर्चुअल बनी है, सो व्हाट शुड बी द केस, कहाँ पे होना चाहिए। या फिर ऐसा दे दिया कि इमेज जो है वो सेम साइज़ की बन रही है ऑब्जेक्ट से, तो कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह का है लोग। तो हमने ये एक क्वेश्चन के फॉर्मेट में लिया है, दिस इज अ क्वेश्चन, और आपके जो स्कूल में होगा ये 6 पोजीशंस के लिए आपको बनानी पड़ेंगी इमेजेस। वो 6 पोजीशन मैंने बना भी दी, न्यूमेरिकली सॉल्व भी कर ली, और उनमें क्या क्या वेरिएशंस हो रहे हैं वो सारे भी डिस्क्राइब कर दिए, ठीक है। एक छोटा सा आइटम और है, उसको और कर लेते हैं, देन वी विल रैप अप। यही सारा कार्यक्रम मैं करना चाहता हूँ कॉन्वेक्स मिरर के साथ। कॉन्वेक्स मिरर है भाई अपने पास से। कॉन्वेक्स मिरर बेचारा होता है ऐसा, ठीक है। ये तो ऐसा है बेचारा, घर से निकाल दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है ये, इसकी कुछ ना कुछ रेडियस होती होगी, फोकल लेंथ होती होगी। चलो 20 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, तो फोकल लेंथ इसकी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है जी। अब बताइए इसका फोकस तो इधर आएगा ना, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यहाँ पे आएगा। अब Yes, sir. ऑब्जेक्ट, अगर मैंने ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख लिया, चाहे कहीं यहाँ रख लिया, यहाँ रख लिया, ये तो सारी पोजीशन सेम ही है ना। करके देख लेते हैं भाई, चलिए। मैंने इसके लिए u को रख दिया माइनस इन्फिनिटी, f है मेरा +10, तो v कितनी आएगी? +10। यस सर। भाई वो वाले फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देख लो, मैं तो डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ऐसा बुरा मत मानना। 1/u 1/+10 -1/- इन्फिनिटी, तो 1/v कितना हो गया? +10 हो गया। अब देखिए प्लस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, इमेज इधर बन रही है, तो इमेज कैसी बनेगी भाई? डायरेक्ट वर्चुअल। वर्चुअल बनेगी, ठीक है। एम भी चेक कर लो भाई कैसा है, -v/u है, तो कैसा हो गया? हाईली डिमिनिश्ड हो गई क्या? यस। यस सर। हाईली डिमिनिश्ड हो गई। और तीसरा आइटम क्या होता है? इरेक्ट है कि इन्वर्टेड है? इरेक्ट। देख लो भाई, माइनस और v कैसा है? ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ओवरऑल तो पॉजिटिव हो जाएगा ना सब कुछ। तो कैसी हो गई? यस सर। इरेक्ट हो गए भाई। एक सिचुएशन तो ये हो गई। एक दूसरी सिचुएशन और डाल के देख लेते हैं। सपोज u जो है यहाँ पे रखा है 20 सेंटीमीटर पे रखा है, u यहाँ पे रखा है। तो सेकंड केस ले लेते हैं, दिस वाज फर्स्ट केस। एक सेकंड केस ले लेते हैं कि u इज इक्वल टू -20,
एफ कितना है, वही है अपना 10, तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u कितना हो गया भाई, ये सॉरी +10 है ना, तो +10 माइनस 1/20 कितना हो गया दोस्तों, v बता दो भाई कोई, 30/200, तो v कितना हो गया 20/3। यस सर। यस सर। 20/3 कहाँ होता है भाई, ये लेस देन 10 है क्या ये, यस सर। यस सर। फोकस के अंदर ही बनेगी, और v कैसा आ रहा है पॉजिटिव, तो कैसी होनी चाहिए भाई, वर्चुअल। वर्चुअल। उर्जित गुप्ता v पॉजिटिव है इसलिए वर्चुअल, ठीक है। अब m भी Yes, देख sir. ले भाई दोस्त, m देख ले, -v/u से m बता दे पॉजिटिव आएगा क्या, यस सर। और 1/3 आएगा क्या, यस सर। तो भाई इरेक्ट हो गई, क्योंकि m पॉजिटिव आ रहा है इसलिए इरेक्ट हो गई, और m का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन 1 है, इसलिए कैसी हो गई, डिमिनिश्ड। ओके सर। ठीक है भाई, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, और कहाँ रखूँ इसमें, इधर तो रख नहीं सकता भाई, यहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड। क्या यहाँ पे भी वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड ही आई थी, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर में बस एक ही केस बनता है, और कहीं पे भी रख लो ऑब्जेक्ट को, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगी, डिमिनिश्ड होगी और इरेक्ट होगी। ये वाले केस हो गए थे भाई। ठीक है, बनाना चाहोगे एक बार बना के देख लेते हैं भाई कैसे बनेगी। ऐसे एक पैरेलल राइट रे आएगी, जैसे एक पैरेलल राइट रे आएगी तो अपन पहुंच जाते हैं सीधे नॉर्मल की तरफ। कि नॉर्मल कहाँ था भाई, नॉर्मल था ये वाला, इसे थोड़ा सा और पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ऐसा बन जाएगा नॉर्मल। तो लाइट रे जो है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इधर पहुंच जाएगी क्या, ठीक बना रहा हूँ, यस सर। आजा भाई आजा, हाँ ऐसा हो गया। ठीक है, अब ये ऐसे आई थी, ऐसे चली गई, तो अब इसको कहीं बैक ट्रेस करूंगा तो कहीं दिखेगा कि कहीं इधर से आ रही थी सपोज। ठीक है जी, एक तो लाइट रे ये हो गई, दूसरी कहाँ से चिपकाऊं, दूसरी एक लाइट सर रे उससे पास कर दो, पोल से। पोल से क्या, सीधे सीधे यहाँ से पास कर देता हूँ ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो यहाँ पे परपेंडिकुलर पड़ेगी वो तो डायरेक्ट एज इट इज ऐसी जाएगी हाँ, ना सर। वापस भाई, जो Yes, sir. ऐसे आएगी वो वापस ऐसे चली जाएगी। यस सर। इस वाली लाइन को ब्लैक कर देता हूँ क्योंकि ये तो है रियल, यहाँ से यहाँ तक तो है रियल, और पीछे हो गई वर्चुअल। ये ठीक है ना, वर्चुअल मिल रही है, ऐसे क्या ऐसी वापस चली जाएगी। जहाँ पे ये दोनों मिलेंगी यहाँ पे बनेगी इमेज, ये वाली बन गई इमेज। ठीक है, मैं डॉटेड नहीं बना रहा क्योंकि एक तो पहली छोटी है, ऊपर से डॉटेड बना दूंगा तो दिखेगा ही क्या, बट ये एक्चुअली वर्चुअल है। तो देख रहे हो साइज छोटा हो गया है, इमेज इरेक्ट बनी है, और क्योंकि मिरर के पीछे की तरफ बन रही है तो ये वर्चुअल हो गई। बस ये एकमात्र केस बनता है कॉन्वेक्स मिरर में, और कोई केसेस नहीं है। ठीक है, तो मेनली जो है वो ये हो गया। तो अगर कहीं भी आपको क्वेश्चन में बोला हुआ हो कि इमेज वर्चुअल बन रही है, ठीक है ना, इमेज वर्चुअल बन रही है, तो क्या केस पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है। सर किस में, कॉन्वेक्स में कॉनकेव में? अब कुछ नहीं बोला, आपको यही पूछा है कि फाइंड आउट द अच्छा, मिरर। सर। ठीक है, तो भाई एक तो ये दिमाग में लाओगे तुरंत कि अगर कॉनकेव मिरर हुआ तो ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, ठीक है ना, और अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो कहीं भी रखा होगा इधर। अब दूसरी चीज कहाँ हाँ से जी, सर। अब दूसरी चीज कहाँ से सेट होगी, इससे। यहाँ पे कैसी है, यहाँ तो हमेशा डिमिनिश्ड है। अगर आपको बोला गया है कि वर्चुअल इमेज है और डिमिनिश्ड है तो तुरंत समझ जाओगे कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो ठीक है क्या, क्योंकि कॉनकेव में तो कभी भी डिमिनिश्ड बनती ही नहीं है। अगर वर्चुअल होगी तो एनलार्ज बनेगी हमेशा। समझ गए क्या दोस्तों। हाँ जी सर, यस सर। तो भाई ये वाली चीजें जो हैं एक पेपर पे लिख लेना सारी, कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हो तो कहाँ पे इमेज बनती है और उसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। वो अगर आपको याद नहीं रहते हैं तो क्वेश्चन करने में बहुत दिक्कत आएगी, और अगर ये याद रहते हैं तो चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारे लिए।